हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो चैप्टर नंबर 13 ऊष्मा संचरण पर आधारित होगी। यह इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। यदि पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इस न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था चालन, संवहन, विकिरण, ऊष्मा संचरण। आज हम पढ़ते क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन नियम, शीतलन का मतलब क्या होता है? ठंडा होना, यानी कि ठंडा होने की नियम हमें पढ़ना है। तो लिखा है इसमें, किसी वस्तु की वायु में ऊष्मा हानि, हानि मतलब ऊष्मा की कमी की दर वस्तु तथा वायु के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा हानि की दर यानी थीटा 1 थीटा 2 दो वस्तुओं यानी कि वस्तु है एक, उसके दो सिरे होते हैं। मान लिया यहाँ पर राड लिया मैंने, इसके दो सिरे हैं, एक सिरे का ताप थीटा 1 है, दूसरे सिरे का ताप थीटा 2 है। तो इसे ऊष्मा हानि की दर निकालनी हो तो हानि कितनी की हुई? मान लिया यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो हानि क्या होगी? 10 15 में से 10 घटाएंगे तो तभी ना पता चलेगा कितनी कम हुई, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसी पे फार्मूला न्यूटन का शीतलन नियम है, किसी वस्तु की वायु में ऊष्मा हानि की दर तथा वस्तु के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लेते ऊष्मा हानि की दर Q है, वस्तु के मध्य के तापांतर के दर के बराबर अनुक्रमानुपाती होती है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2/T। यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह लगा सकते हैं, जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। आता है शीतलन वक्र, कर्व, यानी कि जो ग्राफ होती है। किसी गर्म द्रव को जब ठंडा किया जाता है तो उसके घटते हुए ताप तथा समय के बीच में खींचा गया ग्राफ संलग्न चित्र के अनुसार है। ये समय है, ये ताप है। समय बढ़ाएंगे ताप भी घटेगा। ठंडा करने के लिए जितना समय ठंडा करने के लिए लगेगा उसी हिसाब से ताप भी घटेगा। जब हम समय को कम करेंगे ताप भी बढ़ेगा। यानी कि हम जितना लंबे समय तक ठंडा करते हैं किसी वस्तु को, तो उसकी ताप धीरे धीरे डाउन होती जाती है, उतने उसी हिसाब से डाउन होती है जितना हम समय लेते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। आता उत्सर्जन, इमिशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या है? बाहर निकलना, किसी पदार्थ से किसी वस्तु को बाहर निकालना, उसे कहते हैं उत्सर्जन। तो प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण चारों ओर के माध्यम में जाता रहता है। इसे वस्तु द्वारा ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से ऊष्मा को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं ऊष्मीय उत्सर्जन। उत्सर्जन की दर वस्तु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे काली सतह सबसे अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अब काली सतह का मतलब है, मान लीजिए हम कोई वस्तु ले ली, उस पर काली पेंट लगा दिए, तो बस जितनी तेज़ी से ऊष्मा को अवशोषित करता है उतनी तेज़ी से ऊष्मा को उत्सर्जित भी करेगा। यानी कि वस्तुएं जो सबसे अच्छी उत्सर्जक होती हैं, सबसे अच्छी अवशोषक भी होती हैं। यानी कि जो काली वस्तुएं काली सतह वाली होती हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छे उत्सर्जक होते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो उत्सर्जकता या उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? तो किसी ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता को ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर हम लिखते हैं, क्या बोल रहा है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। मान लेते हैं वह ऊष्मा क्या है? विकिरण की ऊष्मा की मात्रा Q है जो उत्सर्जित हो रही है। उसके बाद क्या बोला है? एकांक क्षेत्रफल A, जिसका मान 1 ले लिया है, प्रति सेकेंड इंटू टी। इसका फार्मूला बनेगा E बराबर Q/A इंटू टी, जहाँ Q है उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है। चलते हैं, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता होती है पृष्ठ से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। मान लेते हैं एक पृष्ठ है, एक वस्तु है जिससे विकिरण, इसका क्षेत्रफल दिया है A बराबर दिया है 2 मीटर स्क्वायर। समय लगता है उत्सर्जन होने में 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ऊष्मा कितना उत्सर्जित होता है
वह निकल जाता है आपका 15 कैलोरी। 15 कैलोरी उष्मा KCl, 15 कैलोरी उष्मा 3 सेकंड में 2 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल की वस्तु से बाहर निकलती है, यानी कि उत्सर्जित होती है। तो आपको उत्सर्जन क्षमता निकालनी है, तो क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 2 श्रृंगों अथवा 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। के लिए उत्सर्जन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अब पता कैसे करेंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 तरंगें होती हैं, सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। उत्सर्जन क्षमता का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड अथवा वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सूत्र से Q का मान उष्मा लेते हैं जूल, कैलोरी भी ले सकते हैं आप, जूल प्रति A का मात्रक मीटर स्क्वायर इंटू T का मात्रक सेकेंड यहाँ पर हो गया। और जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। वाट P बराबर W/T होता है ना, शक्ति W/T, W किया गया कार्य और लिया गया समय T होता है। W को जूल, T से सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड का हो जाएगा वाट, शक्ति का मात्रक, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है उत्सर्जकता का महत्व क्या होता है। उत्सर्जकता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एमिसिविटी। तो उत्सर्जन हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके द्वारा प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की पहचान होती है। साधारण ताप पर वस्तु से केवल अवरक्त विकिरण ही उत्सर्जित होते हैं। जब ताप साधारण यानी कि सामान्य, जैसे मानव के साधारण ताप होती है 37 डिग्री सेल्सियस, कमरे की ताप की बात करें तो उस ताप पर केवल अवरक्त विकिरण ही उत्सर्जित होती हैं। यदि हमें और किरणों की पता करनी हो, उसके तरंग दैर्ध्य पहचाननी हो, तो हमें ताप जैसे हम घटाते बढ़ाते हैं उसी प्रकार से उत्सर्जन होते हैं। तो उत्सर्जन का महत्व तो इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इससे हमें विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की पहचान हो जाती है। इसके बाद ताप बढ़ने पर, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस पर मंद लाल, मतलब धीमी लाल तरंग जैसे निकलती है, लाल कलर की तरंगे। 900 डिग्री सेल्सियस पर चेरी लाल, चेरी जैसे थोड़ा सा गाढ़ा लाल हो जाती है, उसे कहते हैं हम चेरी लाल। 1200 डिग्री सेल्सियस पर नारंगी लाल, 1400 डिग्री सेल्सियस पर पीला लाल, 1600 डिग्री सेल्सियस पर श्वेत रंग का विकिरण उत्सर्जित होते हैं। 1400 डिग्री सेल्सियस पर पीला, 1200 पे नारंगी लाल, 500 पे मंद लाल, 900 पे चेरी लाल। यानी कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, 500 डिग्री सेल्सियस पर किस रंग की किरणें उत्सर्जित होती हैं। आपको ऑप्शन दे देगा चेरी लाल, नारंगी लाल, मंद लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, मंद लाल। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है अवशोषकता या अवशोषण क्षमता। अवशोषण मतलब किसी वस्तु को अपने अंदर खींचना, सोखना। जैसे हम सोखता को पानी में मैंने डालते हैं तो पानी को अवशोषित कर लेता है, यानी हम कहते हैं अवशोषण क्षमता क्या होती है। तो वस्तु की किसी सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु में उसी समय में उस वस्तु पर आपतित कुल ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को उस पृष्ठ की अवशोषकता या अवशोषण क्षमता कहते हैं। मान लेते हैं एक पृष्ठ ले लिया हमने, पृष्ठ, इसकी अवशोषण क्षमता में निकालनी है जो A से डिनोट करते हैं। तो जो अवशोषण मान लेते हैं, सूर्य से पूरी किरणें निकलती हैं कि गिरती हैं 100 जूल, 100 जूल गिर रही हैं, और 100 जूल में से कितना 10 जूल अवशोषित हो जाती है किसी पृष्ठ द्वारा। तो अवशोषित पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा हो गई। उसके बाद कितना जो आपतित कुल होती हैं उसके अनुपात को हम कहते हैं उस पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा, यानी कि A की मान, यानी कि अवशोषण क्षमता हम निकालेंगे तो जो अवशोषित होती है उसकी मात्रा और कुल मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं। सूत्र देख लेते हैं। तो वस्तु की अवशोषण क्षमता क्या होती है, अवशोषकता क्या होती है। तो पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा बटा पृष्ठ पर कुल आपतित विकिरण की मात्रा। जितनी विकिरण सूर्य से पृथ्वी सतह पर या किसी सतह पर गिरती है तो कुल को हम रखते हैं नीचे
और जितनी वस्तु द्वारा अवशोषित कर लेते हैं उसे रखते हैं ऊपर, यानी कि अवशोषित विकिरण की मात्रा बटा कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं वस्तु की अवशोषकता। अब किसी वस्तु की उत्सर्जकता उसकी अवशोषकता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि उत्सर्जन क्षमता में होती उत्सर्जकता उसकी वस्तु की अवशोषकता के अनुक्रमानुपाती होती है। इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दो, किसी दो विकिरण हैं जिनके उत्सर्जकता क्रमशः 10 और 5 हैं, दूसरी किरण का अवशोषकता 3 है, तो पहली किरण की अवशोषकता क्या होगी, तो इसी सूत्र से हमें फाइंड आउट करनी होगी। अतः ऊष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इससे पता चलता है जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होती है वह उतनी अच्छी भी उत्सर्जक होती है। जैसे हम रेगिस्तान में रेत जल्दी गर्म हो जाते हैं और शाम के समय जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेत ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक भी होता है और अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अच्छा अवशोषक भी होता है। इसी प्रकार जब समुद्र के किनारे वाले जो जगह होते हैं वह ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जो बालू होती है, जो रेत होती है, ऊष्मा के सबसे अच्छे, जितने अच्छे उत्सर्जक होंगे उतने अच्छे अवशोषक भी होंगे। वह दिन में तो प्रकाश किरणों, सूर्य के किरणों से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके गर्म हो जाती है, लेकिन जब सूर्य ढलता है तो ऊष्मा को उत्सर्जित करके वह ठंडी भी उतनी तेजी से हो जाती है। आदर्श कृषिका, चूँकि अवशोषण क्षमता एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अवशोषण क्षमता का मात्रक नहीं होता है क्योंकि दोनों किरणें ऊपर नीचे होती हैं, यह एक अनुपात होता है। आदर्श कृष्ण पिंड जैसे दीप काजल यानी कि कज्जल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक लगभग 1 या 0.96 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न वस्तु में से किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होगी, तो इसमें आपको काजल दे दिया होगा। जो काली वस्तु होती है बहुत ज़्यादा अवशोषक होती हैं और उत्सर्जक भी होती हैं। जैसे दीप कज्जल, दीपावली में जो दीपक से काजल बनाया जाता है उसी दीप कज्जल की बात हो रहा है। चलते हैं आदर्श कृष्णिका क्या होती है तो जान लेते हैं। जो वस्तु अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसे हम कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 अर्थात 100% होता है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण अवशोषक नहीं होती। यदि आप अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी वस्तु आदर्श कृषिका नहीं है, माने किसी पूर्ण अवशोषक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो आदर्श कृषिका वो है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी विकिरण को अवशोषित कर ले। चलते हैं अगले टॉपिक पे, तो आता ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। जब कभी यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में अथवा ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण होता है तो कार्य तथा ऊष्मा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यदि W अर्ग कार्य करने से H कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसे जूल के नियमानुसार कहते हैं जूल का यांत्रिक तुल्यांक। J बराबर होता है W/H, जहाँ W कार्य है, H ऊष्मा है। J का मान होता है 4.18 × 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी। चलते हैं अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा से J की गणना। J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। यदि हम द्रव्यमान की कोई वस्तु H ऊंचाई पर उठाई जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य mgh होगा। जैसे एक H ऊंचाई पर है, इस यहाँ वस्तु रखी है, G गुरुत्वीय त्वरण है। जब वस्तु को हम यहाँ से उठाकर H ऊंचाई पर रखते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वो होती है mgh होती है, जो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि वस्तु की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यश हो, ताप में वृद्धि T डिग्री सेल्सियस हो, तो उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा होती है mst, यानी कि Q बराबर, हमने पहले वीडियो में पढ़ा, Q बराबर ms∆T, जहाँ ∆T है ताप वृद्धि, S विशिष्ट ऊष्मा, m द्रव्यमान। तो यांत्रिक तुल्यांक क्या होगा, उसी फार्मूले पर रखनी है हमें, W/H पे इसको रखनी है। W यानी कि स्थिर ऊर्जा mgh, जो ऊष्मा होती है Q बराबर जो रखे हम ऊष्मा ms∆T, mst यानी कि यांत्रिक तुल्यांक
गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा के पदों में होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो अगला यही लास्ट टॉपिक था। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो उपयोगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।